और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए। चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की, लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है, वो चाय हो कॉफी हो, लेकिन वही चीज औषध के रूप में वो लेता है तो उसको ठीक होने के लिए लगता है। हाँ, अगर निम्न रक्त दबाव है तो शुगर कम या बिल्कुल ना के बराबर तो अच्छा होता है। और निम्न रक्त दबाव वालों को कॉफी में दूध भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रांग कॉफी पीनी चाहिए। चाय भी औषध है निम्न रक्त दबाव की, लेकिन बस उसमें यही है कि वो शाकाहारी लोगों के लिए नहीं है, मांस खाने वालों को चाय भी औषधि है निम्न रक्त दबाव का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज हुआ, उच्च रक्त दबाव हुआ, निम्न रक्त दबाव। वो तो ऑपरेटस से है, तो मैं अभी दिखाता हूँ करके कैसे नापते हैं। है कोई डॉक्टर? ब्लड प्रेशर चेक करने का यंत्र है तो मांग के लाओ, देगा? या उसको बोलो, डॉक्टर को बोलो कि सबको सिखाने का है। आजकल क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया है, मुश्किल से 100-125 रुपए का आता है, तो वो एकदम सीधे बताता है, डिस्प्ले सीधे आ जाता है। आप उसको लगाओ, पट्टी बांधो और पंप करो हवा, तो वो सीधे बता देता है कि आपका उच्च रक्त इतना है दबाव, निम्न रक्त दबाव, एक ही सेकंड में बता देता है। तो वो आप चाहो तो खरीद के घर में रख लो, 125 रुपए का है। तो यही कहते हैं ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र, बीपी ऑपरेटस कहो उसको, ऑपरेटस यंत्र, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र। उसमें ऊपर लिखा रहता है, एक डायस्टोलिक माने हाई, सिस्टोलिक लो, ऐसा उसमें लिख के आता है। 72 से 74 सामान्य है, नहीं वो मत जाइए उसमें, 90 का कैलकुलेशन मत करिए, इसमें कंफ्यूजन होगा। आप सीधे नाड़ी की गिनती करिए, 1 मिनट में 72, 74, 75 तक है तो सामान्य है, 80 के ऊपर है तो हाई है, और 72 के नीचे है तो लो है। नाड़ी गिन लीजिए, ये सबसे सरल है, यंत्र से भी सरल है। और यंत्र कई बार खराब हुआ तो धोखा देता है, नाड़ी किसी की धोखा नहीं देते। तो नाड़ी पकड़ना सीख लीजिए, धीरे धीरे अपना पकड़ते रहिए। पहले तो आपको तलाशने में तकलीफ आएगी, है कहाँ, तो कभी यहाँ रख के देखिए, कभी यहाँ रख के देखिए। सामान्य रूप से ये है, मैं जहाँ हाथ रखा हूँ, 3 उंगली मेरी रखी है, ये जगह पर सबकी नाड़ी है, राइट की ही देखनी चाहिए। ये है, देखिए मेरी उंगली यहाँ रखी है, आप खुद टच करके देखिए ना, पंपिंग हो रही है, वही आपकी नहीं। तो इसको गिन लीजिए, सरल माहिती दे रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलते। पेशेंट झूठ बोलेगा, ये नहीं झूठ बोलते। हाँ, तब नहीं, 10 मिनट बैठने दीजिए, फिर उसको कहिए कि अब दिखाओ। तो अगर आपने ये देख लिया 72 से 75 है तो सामान्य, 80 के ऊपर तो हाई ब्लड प्रेशर, 72 के नीचे तो लो, बढ़ जाता है। घबरा रहा है तो वो खुद ही बताएगा, नहीं मिला, नहीं मिला, ये है, ये जो दिख रहा है ना, यही हर एक को है ये। तो आप जो है नाड़ी से देख के चेक करेंगे ना तो धोखा नहीं आता, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट धोखा देता है। कई बार खराब हो गया तो 320 बीपी दिखा देता है, 320 में आदमी मर जाता है, लेकिन वो दिखा देता है कि आपका 320 है। अभी मेरा हुआ था बंबई में, मैं मेरे एक दोस्त के घर में बैठा था, वो डॉक्टर है, तो उसने नया नया लाया, उसने कहा राजीव भाई मैं खरीद के लाया अभी। मैंने कहा चलो मैं मेरा चेक करता हूं, तो मैंने मेरे को लगाया तो हाई बीपी मेरा 320 आया, आना चाहिए 140, आ गया 320। अब वो तो कहे यार क्या हो रहा है तुमको, अभी एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू। मैंने कहा तुम चुपचाप बैठो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर कहने लगा कैसे, मैंने कहा पल्स देखो मेरी, तो पल्स निकाला तो 74। तो मैंने कहा अभी समझ में आया, ये इंस्ट्रूमेंट गलती कर देता है, नाड़ी कभी गलती नहीं करती, तो इसलिए नाड़ी देखना सबसे अच्छा है। आगे हाँ, अभी आज अगर हमको कोई रोग है या हमारे गांव के लोगों को कोई रोग है तो उसकी औषध कैसे करना, चिकित्सा कैसे करना, किस रोग में क्या औषध देना, ये आज मैं बताने वाला हूं। और इसमें उन्हीं रोगों को मैं बताने वाला हूं जो गांव में बहुत होते हैं, क्योंकि आपको वही रोगों से 2-4 होना पड़ेगा। और मैं जो बताऊंगा वो ऐसी चिकित्सा है जो कोई भी व्यक्ति अपने घर से करे
उसके लिए भी बाजार नहीं जाना पड़े उसे, ऐसी चिकित्सा। होम्योपैथी में दो चिकित्साएं होती हैं, एक तो होती है रसायन और द्रव्य चिकित्सा। रसायन और द्रव्य चिकित्सा में जितनी भी औषधि है वो आप घर में नहीं बना सकते, वो बाजार से ही लानी पड़ती है। उसमें स्वर्ण भस्म लगती है, चांदी की भस्म लगती है, पारे की भस्म लगती है, कई तरह की पिष्टी लगती है, मोटी पिष्टी लगती है, कई तरह। तो ये घर में संभव नहीं है, तो इसलिए आयुर्वेद की वो चिकित्सा में किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो कर नहीं सकते। करेंगे तो कहीं पूना जाना पड़ेगा, बंबई जाना पड़ेगा, औषध लानी पड़ेगी, और औषध भी बहुत महंगी है। तो इसलिए आयुर्वेद की दूसरी चिकित्सा है जड़ी बूटी चिकित्सा, पेड़ पौधों से होने वाली चिकित्सा। वो सब गांवों में संभव है, क्योंकि हर गांव में सभी तरह के पेड़ पौधे हैं और उससे वो चिकित्सा हो सकती है। तो उसके लिए क्या क्या रोग और क्या क्या चिकित्सा हम करें वो बताऊंगा, और थोड़ी कुछ होम्योपैथी औषध का भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आए। अगर आपने वही करना शुरू कर दिया तो आपका लोग सम्मान करने लगेंगे। आपका सम्मान हो गया तो फिर आपके सब काम होंगे। वो चिकित्सा इतनी अच्छी है। तो मैं एक एक रोग से शुरू करता हूं। सबसे खराब रोग जो गांव गांव में इस समय है, बहुत गांव में है, पहले वो रोग शहर का माना जाता था, शहर के श्रीमंत लोगों में होता था, अब गरीबों में भी आ गया। वो रोग है डायबिटीज, मधुमेह। तो मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, इसकी चिकित्सा कैसे करना, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए। मधुमेह की जो चिकित्सा है, जो स्वयं पाक घर से हम कर सकते हैं, उसमें 3 चीजें लगती हैं, मेथी भी, जामुन भी, जामुन और कारला, करेला, दोनों। हाँ, पूरा कारला ही चाहिए। अब इसमें करना क्या है कि जामुन का भी खरीद लीजिए, या जिसको है उसको मिलता है तो बहुत अच्छा। तो जिसको भी डायबिटीज है उसको बोलने का भाई जामुन का भी लेने का। ऐसे ही कारला, कारला के अभी आजकल सीजन है, तो 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक खरीद के रख सकते हैं। छोटे टुकड़े उसके करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना और धूप में सुखाना। सुखाने के बाद उसको पीसना, पीसने के बाद तो करला जो है ना, कारला, उसको छोटे छोटे टुकड़े करना, धूप में सुखाना। खूब अच्छा सूखने के बाद पीसना आसान होता है, तो पीस लेना, तो उसका पाउडर बन गया। तो जामुन का पाउडर, कारला पाउडर, दोनों बराबर मात्रा में मिलाना। 100 ग्राम ये तो 100 ग्राम वो, 200 ग्राम ये तो 200 ग्राम वो, 300 ग्राम ये तो 300 ग्राम, बराबर मात्रा में मिलाना। इसको डिब्बे में भर के रखना, और इसको भोजन के आधा घंटे के बाद या भोजन से आधा घंटे पूर्व इसको खाने का है। अभी इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो जामुन के बी का पाउडर और कारला का पाउडर दोनों मिला लिया है, उसमें से 1 चम्मच मुंह में डालना, 1 चम्मच समप्रमाण, नहीं मेथी बाद में। तो ये जो जामुन के बी का पाउडर, कारला के बी का पाउडर, ये दोनों मिला लिया बराबर मात्रा में। अब इसको 1 चम्मच मुंह में डालना और उसको मुंह में चूसना। सबसे अच्छा तरीका ये है, सुबह भोजन के या तो आधा घंटे पहले या तो आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं, आधा घंटे पहले भी कर सकते हैं। इसको दिन में 2 बार, जब भी भोजन करते हैं, या तो आधे घंटे पहले या, और अगर 3 बार भोजन करते हैं तो 3 बार। नाश्ता है तो नाश्ते के आधा घंटे या तो पहले या आधा घंटे बाद, भोजन के आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद। तो ये मुंह में डालना, इसको चूसना, तो लार बनेगी, लार के साथ ही अंदर जाएगा तो सबसे अच्छा। और जो किसी को तकलीफ है तो ये पाउडर को गर्म पानी में मिला के पानी पी सकते हैं। यह एक तीसरा पद्धत है कि इसको मुंह में डालकर पीछे से भी गर्म पानी पी सकते हैं। अब मेथी बी भी मैंने बोला था, मेथी बी का क्या करने का है कि रात को मेथी बी पानी में भिगोना, 2 चम्मच, 1 गिलास पानी। कोमट होगा अच्छा है, गर्म हो और भी अच्छा है, उबाला हुआ पानी होगा तो सबसे अच्छा। ठंडे पानी में वो बराबर गलेगा नहीं और असर भी कम रहेगा। कोशिश करिए, प्रमाण वो 2 चम्मच 1 गिलास पानी। अब ये आपने भिगो के रख दिया रात को, सवेरे इस मेथी बी का पानी पीना घूट घूट, और मेथी बी को चबा के खाना। ये तो सुबह सुबह करना है, खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट। ठीक है, ये 3 उपाय हैं। अगर कोई भी करेगा लगभग 3 महीने में डायबिटीज ठीक करेगा। दोनों
मेथी बी को सवेरे खाना खाली पेट और भोजन के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद जाम्बुर बी का पाउडर और करेला का पाउडर दोनों मिला के 1-1 चम्मच दोपहरी और संध्या काले। हाँ, डायबिटीज में 2 होते हैं, एक होता है डायबिटीज इम्पीटस, एक होता है डायबिटीज मेलिटस। इसमें प्रकार का मतलब यह है कि एक डायबिटीज है जो आनुवंशिक है, पिताजी को था, आई को था, बाबा को था, तो बेटे को भी हो गया, बाबा के बाबा को था, उनको हो गया, ये है आनुवंशिक। ये कभी भी ठीक नहीं होता। ये क्या है, कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता। आप इसको बोलो कि मूड से खत्म होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जिनको आनुवंशिक है उनको पूरी जिंदगी ये खानी पड़ेगी, जामुन की भी, करेले का पाउडर, मेथी। लेकिन जिनको आनुवंशिक नहीं है उनको ठीक होता है। आई बाबा को नहीं था और हमको हो गया है तो बराबर ठीक होता है। तो एक है आनुवंशिक, दूसरा है आनुवंशिक नहीं, तात्कालिक। एक को तात्कालिक कहते हैं, एक को आनुवंशिक कहते हैं। अब डायबिटीज क्या है ये जरा समझ लीजिए आप। रोग के बारे में अगर माहिती हो तो बहुत अच्छा है। वो ब्लैक बोर्ड आया क्या? एक चौक और ब्लैक बोर्ड ले आओ यार जरा, क्योंकि आपको ठीक से समझाना है ये। आप ठीक से समझ लेंगे ना तो दूसरे को समझा सकेंगे, और अगर समझ गया दूसरा आदमी तो इलाज अच्छा होगा, इलाज अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, तो आपका काम अच्छा होगा। ले आओ ले आओ, चौक भी है ना, इसको पूछिए दर्द कम हुआ? अभी शाम तक इसका बंद हो जाएगा, रुकना बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप इसको एक एक्सरे करा लीजिए। ये दर्द तो अभी बंद हो जाएगा, मुश्किल से अभी 15-20 मिनट में दर्द पूरा बंद हो जाएगा। और अभी इसको अर्धा तास तक पानी नहीं पिलाना, कुछ भी नहीं, अर्धा तास नंतर। येलप्पा ये दवा रख लो, इसका बच्चे का घर देख के आओ, इसका शाम को भी इसको यही दवा देनी है, जरा घर देख लो उसका जाके। तो हाँ, आ गया ब्लैक बोर्ड, आ गया। डायबिटीज क्या है वो आपको WBC माने व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और उसको कारण को समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आ रही है। सोने की कोशिश करता है, झोंक नहीं आती है, बेचैनी रहती है मन में, तो समझो डायबिटीज हो गया है। चौथा लक्षण इसका यह है कि उस व्यक्ति को कभी भी कोई चोट लग जाए तो जल्दी ठीक ही नहीं होती, घाव भरता नहीं जल्दी, चोट ठीक होती नहीं जल्दी, तो समझ लो कि उसको डायबिटीज है। और अगर उसको चोट लग जाए और रक्त शुरू हो गया निकलना तो रुकता नहीं जल्दी, रक्त प्रवाह सतत चालू रहता है, तो समझ लो डायबिटीज हुआ। ये 5 लक्षण से आप पता कर सकते हैं। ये कैसे पता चले? अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो वजन बहुत तेजी से कम होगा। वो कहेगा मेरा एक ही महीने में 4 किलो वजन गिर गया, 5 किलो गिर गया, पता नहीं चलता क्या हो गया, तो समझ लो शुगर बहुत हाई है। और थोड़ी सी भी चोट लगे और बहुत ज्यादा रक्त निकल जाए, भल 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 भल, तो समझ लो बहुत हाई डायबिटीज है, शुगर बहुत हाई। और बाकी सामान्य है तो बाकी 3 लक्षण आएंगे। पानी का प्यास सतत लगेगा, जल्दी से मुंह नहीं वो माने संतोष नहीं होता पानी पीने पे कभी भी, उसको लगता अभी पानी पिया फिर पीऊं फिर पीऊं फिर पीऊं। और एक सबसे अच्छा लक्षण है कि अगर वो लघवी के लिए जाता है, मूत्र के लिए जाता है, तो जैसे ही उसने मूत्र किया तुरंत कहीं से मोंगड़ी उसके मूत्र पे आ गए, तो समझ लो डायबिटीज पक्का है। लघवी किया तो उसके लघवी पे मोंगड़ी आ गए, तो समझ लो कि जबरदस्त डायबिटीज है। मोंगड़ी और मोंगड़ी तभी आते हैं लघवी पे जब शुगर बहुत ज्यादा होती है। चक्कर आएगा, चक्कर आना जो है ना दोनों में होता है, हाई में भी होता है, लो में भी होता है, लेकिन ज्यादा चक्कर बहुत आएंगे
तो बहुत कम शुगर होगा तो चक्कर आना इसका उल्टा है। अब ये तो हाई हो गया, अगर लो है, शुगर बहुत कम हो गई है, तो समझ लो चक्कर बहुत आएगा, घड़ी घड़ी चक्कर आएगा, खड़े होगा, घूमेगा, वो कहेगा मैं बैठ जाऊं, अभी गिर पड़ूंगा, कमजोरी बहुत आएगी उसको, तो वो लो है। सूज आती है सबको नहीं, किसी को आएगी किसी को नहीं। सूज में मत फंसिए, क्योंकि सूज जो है ना कई बार लीवर से भी आती है, तो सूज पे जाएंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। जो परफेक्ट सिम्टम है वो यही है, चक्कर आना बहुत कम हो गया शुगर। और दूसरा, अगर बहुत जास्ती है तो मूत्र किया, लघवी किया तो मोंगड़ी मोंगड़ी आ जाएंगे। और वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण, वो बोलता मेरे समझ में नहीं आता, इतना खाना खाता हूं फिर भी वजन कम होता जाता, झोंक नहीं हो रही है ठीक से, जख्म झाले नहीं, जख्म होने पे भरता नहीं जल्दी, रक्त निकले तो बंद नहीं होता जल्दी, ये सब डायबिटीज। वो भी पता चलेगा, वो खुद ही कहेगा खूब जाड़ा है फिर भी कहेगा मेरा वजन कम हो गया 2 महीने में 3 महीने में, वो खुद ही कहेगा। डायबिटीज के पेशेंट को बराबर समझता है मेरा वजन कम हो गया। और एक सिम्टम और है, वो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये शिकायत करे कि मैं मेरी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रख पाता हूं संबंध, तो समझ लो उसको या तो डायबिटीज है या होने की तैयारी है। क्योंकि डायबिटीज होने पर सबसे ज्यादा अशक्ति आती है और शारीरिक संबंध रखना बहुत ही तकलीफ होता है उसके लिए, हो ही नहीं पाता, नपुंसकता आ जाती है। डायबिटीज से सबसे तेज जो बीमारी आती है वो नपुंसकता आती है। इसलिए डॉक्टर जिनको भी डायबिटीज होती है कहता है शारीरिक संबंध बंद कर दो जब तक ये ठीक नहीं होता। अब उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बताते हैं, कई बार छुपाते हैं। स्त्रियों को भी ऐसे ही होता है, जो पुरुष को वो स्त्री को। वैसे कम शुगर है अगर आपको पता चल जाए, जैसे मैंने कहा ना चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो ये औषध देने से पहले उसको एक परीक्षण कर लो। उसको बोलो कि जब चक्कर आते हैं तो गुड़ का पानी पी लो, गुड़ में पानी में गुड़ मिला के, थोड़ा नींबू का रस मिला के, थोड़ा नमक मिला के उसको बोलो पी लो। तो पीते ही वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो उसको एकदम लो शुगर है। पीते ही अच्छा लगना चाहिए उसको, तो पक्का हो जाएगा कि लो। अगर लो है तो उसको बोलो यही पीते रहो दिन में 3-4 बार, उससे भी 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। ये कुछ भी औषधि ना दें, लो को वो नहीं देना है जो पहले बताया, मेथी का भी नहीं देना उसको, कारला नहीं देना है, जामुन का भी, वो हाई वाले के लिए है। लो वाले को सिर्फ ये देना है गुड़ पानी में मिला के, नींबू का रस और थोड़ा मीठ। उसको बोलो दिवस में 4-5 बार पियो, 6 बार पियो। मीठ बहुत थोड़ा, नींबू जास्ती, गुड़ जास्ती और पानी अच्छा। उनसे कहो कि गुड़ रखो, क्योंकि ये शक्कर से ही तकलीफ आती है। उनको कहो गुड़ रखो, नहीं तो काक भी रखो, ठीक है। अब एक, हाँ मेथी नहीं देना, तब और लो हो जाएगा, तब तो मर जाएगा बेचारा। इसलिए मेथी, करेला और ये जो बोला मैं आपको जामुन का भी, ये हाई वाले को ही देना है, लो वाले को देना नहीं। आपको अगर शंका हो रही है कि इसको लो है कि हाई, तो मैंने कहा कंफर्म कर लो, ब्लड टेस्ट करे तो ठीक है, नहीं करे तो बिना ब्लड टेस्ट किए का बात बताता हूँ। उसको बोलो गुड़ का पानी पियो, नींबू डाल के, मीठ डाल के, और मुझे बताओ कैसा लगा। तो वो कहेगा यार बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो उसको हाई नहीं है, लो है। तो फिर जैसे ही हाई है तो वो नहीं देना, मेथी नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। हाँ ये दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम करना। 2 या 1 गोली बहुत होता है। 3 नहीं, ये 3x, 6x, 12x तो उससे लगाने का कि वो आदमी को कितने दिनों से है। अगर तत्काल हुआ है तो 12x ठीक है, देर से है 8 साल हो गया, 5 साल हो गया तो 3x ठीक है, और बीच का है तो 6x। अब इसमें जो महत्व की बात है डायबिटीज में, सबसे महत्व की बात पथ्य। अगर पथ्य पालन नहीं किया तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता। पथ्य बहुत जरूरी है। तो पथ्य क्या है? और दूध की बनी कोई भी चीज नहीं खाना। मैं बता रहा हूँ, हाई शुगर जिनको है, शक्कर बहुत बढ़ी हुई है, तो दूध और दूध की बनी कोई चीज नहीं खाना। दही है, ताक है, तूप है, घर का भी अगर खाना हो तो शाही निकालना पहले उसकी, शाही निकाल के 3 बार निकालना। एक बार उबाला तो शाही निकाला, फिर दूसरी बार उबालना, फिर शाही निकालना, फिर तीसरी बार पूरी निकलना, तब उसका दही बनाना। और वो दही का पाक बना के पी सकते हैं, दही भी नहीं। उनको ये औषध बिल्कुल बराबर ठीक कर देगी। कभी बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, उनके लिए ये औषध बराबर है। ये इनका मैं बताता हूँ क्यों खाता। पहले ये सुन लो आप कि हम
कभी भी डायबिटीज के किसी भी मरीज को कुछ भी बताएं, तथ्य बहुत जरूरी है बताना। उसको कहना है कि आप दूध और दूध की बनी सब चीज खाना बंद करो, मैंने तूप नहीं खा सकते, तेल ज्यादा नहीं खा सकते, तीखट ज्यादा नहीं खा सकते, तेल तीखट, हाँ तूप अकेला नहीं, तूप के नीचे की कोई भी चीज, मक्खन है, काट है, दही है, तूप नहीं भाई, तूप से नीचे सब, तूप और तूप से नीचे सब, दूध से जो भी बनता है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते। और शुगर माने शक्कर माने चीनी वो नहीं खा सकते। गुड़ खा सकते हैं, तीखट तो बिल्कुल नहीं, गुड़ खा सकते हैं, काकड़ी खा सकते हैं, शक्कर नहीं खा सकते। ये दो तथ्य बहुत जरूरी है। दूसरा तथ्य उसको है कि देर रात में वो खाना नहीं खा सकते, जिनको भी डायबिटीज है। सूर्यास्त के पहले ही खाना होना उनका, सवेरे का खाना 8-9 बजे, शाम का 5-6 बजे। ये बहुत गलत नियम है हर डायबिटिक पेशेंट को। हाँ बिल्कुल नहीं। बाकी वो चाहे तो फल कोई भी खा सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, फल मीठा हो या खट्टा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, फल कोई भी ले सकते हैं। मिठाई नहीं, मिठाई माने गुड़ वस्तु, शक्कर की तो बिल्कुल नहीं, लेना हो तो गुड़ की थोड़ी ले सकते। हाँ नहीं, फल की शुगर है वो कभी भी रक्त को पातला ही करती है, घट्ट नहीं करती। ये जो कारखाने की बनी हुई शुगर है रक्त को घट्ट नहीं करती। फल के अंदर जो शुगर है, फल का रस है ना, उसमें भी शुगर है, सभी फलों में शुगर है, केले में है, आम में है, संतरे में है, चीकू में है, सभी मीठे गुड़ फलों में शुगर है। लेकिन वो शुगर रक्त को पातला रखती है क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई है। ये शुगर कारखाने में आदमी की बनाई हुई है, वो रक्त को घट्ट करते है। खड़ी शक्कर ठीक है, लेकिन खड़ी शक्कर बनती है ना तो उसमें कुछ केमिकल नहीं है, और इसमें केमिकल ही केमिकल नहीं, उससे नहीं। खड़ी शक्कर बहुत अच्छी औषध है, बिल्कुल नहीं रहता, बनेगी ही नहीं केमिकल से खड़ी शक्कर। केमिकल डाले तो शक्कर छोटी हो ही जाती है, बड़ा रह नहीं सकते। क्रिस्टल उसका टिकने का है तो बिना केमिकल के ही टिकता। अब डायबिटीज के बारे में सब समझ में आया कि नहीं? अब प्रश्न पूछो आप, कमी शक्कर है तो उसको बोलो ना गुड़ और पानी और नींबू और मीट मिला के। हाँ, उसको कोई पथ्य नहीं है, वो भरपूर खाए, दूध खाए, दही खाए, तूप खाए, पाक खाए उसको, क्योंकि रक्त इसका जरूरत से ज्यादा पातला है। जिसको शुगर कमी है ना तो रक्त जरूरत से ज्यादा पातला है, वो घट्ट करने का है थोड़ा, तो इसके लिए तूप, दूध सब। उल्टा जब होता है शुगर जब, तो वो डबल लेके जाता है। जब ये शक्कर की मात्रा ग्लूकोज अपने जरूरत से ज्यादा अंदर ले जाएगा तो ब्लड में शक्कर कम हो जाएगी, तो रक्त में कम आएगी, तपास नहीं करोगे तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है घोड़ा। जिनको शुगर कम है उनको हाइपर ज्यादा काम करता है, और जिनको हाई शुगर है उनको आलसी हो जाता है। मैं थी, हाँ अब मैं बताता हूँ। पहले ये प्रश्न पूछ लो डायबिटीज का, ये बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें। मैंने एक उपाय बोला था कि जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगा अगर आप एक काम करें कि भोजन में सबसे पहले गुड़ वस्तु खाएं और अंत में खट्टी वस्तु खाने का। आम्बट जैसे ताक पीना, चिंच का पानी पी लेना, तो भोजन के नींबू का रस पी लेना, नींबू का रस पानी में नहीं, सीधे नींबू का रस। आम्बट जितनी भी चीजें हैं जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, दालिम का रस, नींबू का रस, केरी का रस, ये सब भोजन के अंत में। और भोजन के पहले गुड़ वस्तु, श्रीखंड है, खीर है, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फी है, जो भी है वो सबसे पहले, ठीक है। मीठा सबसे पहले, खट्टा बाद में, तो जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं है। हाँ बताता हूं, वो एक उपाय हुआ ना, डायबिटीज नहीं होगा। दूसरा एक उपाय है कि चावल या भाजी पाला कभी कुकर में बना के नहीं खाना, प्रेशर कुकर, अर्थात घर से कुकर निकाल देना। कुकर में आप जो भी बना के खाएंगे डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा। भात भी नहीं, भाजी पाला भी नहीं, दाल भी नहीं, जो भी भोजन बनाना बिना कुकर से ही बनाना।
अब उसमें आपको अपनी पत्नी को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है ये सुविधा है, जल्दी पक जाता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है कि कुकर में कुछ बना के नहीं खाना, डायबिटीज से बचने के लिए। हाँ, ढक्कन निकाल दो और खाना उसमें वैसे पकाओ जैसे भगोने में जैसे पकता है, तो दिक्कत नहीं। हाँ, एल्यूमिनियम है वो तो खराब करेगा ही, लेकिन इतना नहीं करेगा। एल्यूमिनियम तो सभी बर्तन ही खराब हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करें तो कम से कम 8-10 रोग आते हैं। सबसे खराब आता है अस्थमा, दमा, फिर ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा। भाजी बनाना पीतल में या कांसे में या स्टील में। जर्मन सिल्वर अगर है तो ठीक है, जर्मन सिल्वर थोड़ी महंगी है शायद, नहीं लेंगे एल्यूमिनियम। हाँ, अलग अलग है, लेकिन आप बोल के लाइए जर्मन सिल्वर का है क्या, महंगा है थोड़ा। लेकिन आप भोजन बनाए ना तो स्टील में बनाइए ना, स्टील के बर्तन अभी आते हैं। या तो सबसे अच्छा होता कांसे के बर्तन है बाजार में, थोड़ा महंगा है, बराबर कांसा मिलता है, पीतल भी मिलता है, चलेगा, लेकिन कांसा सबसे अच्छा। पीतल और तांबे से मिलकर बनता है कांसा। मिलता तो है यार, मेरे घर में सब है। अब मैं ढूंढ के लाया तो आप भी ला सकते। यहाँ पूना में खूब मिलता है, कई बाजार में देखा, पूना में भरपूर मिलता है, सतारा में भी मिलता है। आप बोलो दुकान वाले को तो अंदर रखे रहता है, वो बाहर लाके देगा। अच्छा, आप मानते हैं। और आपका ये जो वो बजाते ना मंजीरा, जब भजन करते झांझ, वो सब कांसा और पीतल ही है, स्टील का बन ही नहीं सकता। तो कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन, एल्यूमिनियम हटाइए। और एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है, इसलिए इसको भी कम करिए। और प्रेशर कुकर का दूसरा कारण है जो डायबिटीज करता है, आयुर्वेद का एक नियम है, वो मैंने कल बताया नहीं, कि जो भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ वो सब भोजन डायबिटीज करता है। जो भोजन को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और पवन का स्पर्श नहीं हुआ है वो खाओगे तो जरूर डायबिटीज होगा। सूर्य प्रकाश हमेशा हर जगह रहता है, घर में रहता है, यहाँ भी सूर्य प्रकाश नहीं होता तो आप देख ही नहीं सकते। सूर्य प्रकाश है जो आप देख पाते हैं। नहीं, चपाती करके थोड़ी देर रखना चाहिए खुला, बाद में डिब्बे में पैक करना चाहिए, तो पवन भी मिल जाएगा, थोड़ा सूर्य प्रकाश भी। जिस भोजन को सूर्य प्रकाश नहीं मिला वो वही भोजन है जो प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे, और जिसको आपने फ्रिज में रख दिया तो वही भोजन है जिसको सूर्य प्रकाश भी नहीं मिलेगा, पवन भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर आपने खा लिया है तो आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे और तकलीफ में फंस जाएंगे। सोलर कुकर का चलता है क्योंकि वो सब ओपन ही रहता है। हाँ, वो उसमें भी अभी 2 आने लगे हैं, एक तो एल्यूमिनियम का आता है, एक में स्टील आने लगा। तो आप अगर सोलर कुकर खरीदें तो स्टील वाला खरीदें, थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी अच्छी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं। तो ये 3 बात ध्यान रखनी है, डायबिटीज होगा नहीं। एक तो आप शक्कर मत खाइए, गुड़ खाइए काफी। दूसरा, गुड़ वस्तु हमेशा भोजन के पहले खाइए, खट्टी वस्तु अंत में खाइए। और तीसरा, जिस वस्तु को पकाने में सूर्य प्रकाश नहीं मिला, पवन स्पर्श नहीं हुआ, वो मत खाइए। प्रेशर कुकर की वस्तु या रेफ्रिजरेटर। 3 उपाय जो भी करे वो डायबिटीज कभी नहीं आएगा। और आ गया तो क्या करना वो बता दिया, आयुर्वेद से क्या करना, होम्योपैथी से क्या करना, ठीक है। और जिंदगी में डायबिटीज कभी ना आए या कोई भी रोग ना आए तो अरे भाई ऊर्जा, आप इतनी चिंता मत करिए उसकी, उधर कम करेंगे, इधर जेब से निकल रहा है आपके। तो भोजन जो है ना जल्दी ही पकेगा अगर आप ऐसा करें। जैसे दाल बनाने, कल्पना करिए, तो दाल को सवेरे गर्म पानी में डाल के रखिए, 1-2 तास रहेगा, फिर उबालिए, जल्दी बनेगा। भाजी पाला का भी वही है। तो आप ऊर्जा कम खर्च करें, बचा सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका है डायबिटीज से बचने का, जब भी भोजन करें तो भरपूर सलाद खाइए। सलाद माने कोशंबरी, भरपूर, थोड़ा बहुत नहीं, 1 प्लेट भर के, 2 प्लेट भर के भोजन के पहले, हाँ, पेट भर के खा लीजिए। हाँ, कोई भी काकड़ी, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, कच्ची चीजें कोई भी खाइए, कच्ची चीज खाइए ना। अब इनका प्रश्न बार बार है
आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो, तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह। आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही। आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या लाख रुपए का स्टाम्प पेपर, दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं, बात अलग है, कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं, और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है। क्योंकि जिम्नेजियम की जो एक्सरसाइजेज है और वहां जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन, वो आपसे मेल नहीं खाती। आप पता है क्या मेल नहीं खाती? जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है, धीरे 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 धीरे। हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में। ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। वायु माने वात, पित्त और कफ, शरीर में तीनों है। गर्म देश के लोगों में वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो। ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए भारत में यह कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो। इसलिए यहां के जो डांस है ना, उनके स्टेप्स, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो। और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है। ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर में, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं। तो वायु बढ़ानी है उनको पित्त और कफ को समान रखने के लिए, तो हर चीज वो फास्ट करेंगे। उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे। आप देखो रशियन बैले होता है ना, क्या फास्ट स्टेप्स वो करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है। नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा। उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। इसलिए हमने चक्की बनाई, सिलबट्टा बनाया, बैलगाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए। बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात बढ़ता है। ध्यान रखिए इस बात को। बैलगाड़ी क्या है? पहिया ही तो है। मुख्य क्या है? पहिया है ना। तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। हम भी चाहते तो हवाई जहाज का पहिया बना सकते थे। जिसने सबसे पहला पहिया बनाया दुनिया में वो हवाई जहाज का भी बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया, बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया, क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है हमारे यहां, अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा। तो बैल जब बैलगाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे, इसलिए बैलगाड़ी में स्पीड स्लो रहे, इसलिए बड़ा पहिया बनाया। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे ना पर मिनट, जिसको आप RPM, रोटेशंस पर मिनट, जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी होगी। तो रोटेशन ज्यादा करने के लिए छोटे पहिए ही चाहिए, इसलिए हवाई जहाज में छोटे पहिए हैं। हमको स्पीड ज्यादा करनी ही नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैलगाड़ी का बड़ा पहिया बनाया। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। वो जो कहते हैं ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गर्म देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़ता है।
तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है। चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है ना एकदम फास्ट चलती है। अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, जो 4 साल से 5 साल से हम कर रहे हैं, हमारा एक केंद्र है भीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं। भीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीख में। आगे और कोई बन जाए चेन्नई में तो शायद भगवान सुन लेगा। भीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाइए। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन है, वहां पर हमारा केंद्र चलता है। उसका नाम है स्वानंद। हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानंद है, हमारा ब्रांड नेम स्वानंद। तो उस केंद्र में हम चक्की चलाते हैं। चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे। और वो आटा भीलवाड़ा के 100 परिवार 125 परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं। वो 100-125 परिवारों का सारा डाटाबेस हमने बनाया है। अब वो 100-125 परिवारों को 4 साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं, भाई क्या हो रहा है? तो कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गई। और क्या हो रहा है? कहते हैं जी घुटने का दर्द कम हो गया। और क्या हो रहा है? नींद अच्छी आ रही है। और क्या हो रहा है? पित्त की बीमारियां कम हो गई हैं। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है, कम हो रही है, कम। मैंने कहा कुछ बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। क्या? बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा, मैं पूछा आप बताओ जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो चक्की का आटा, इसकी रोटी इतनी नरम होती है और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है। और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा आया 2 रोटी ज्यादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते, और ये बाजार के आटे की 1 रोटी भी ज्यादा खाई तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। माताएं ये कहती हैं। माताएं कहती हैं बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते हैं। अब वो ये कहते हैं जी एक केंद्र से 2 कर दो, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। एक केंद्र 100 घरों का ही आटा बना पाता है रोज, क्योंकि 15-20 महिलाएं वहां चक्की चलाती हैं। हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड़ है। अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड़ है। अच्छा ये है कि हर घेर में ही ये केंद्र हो जाए। इसमें तो अंत में हम कहां फंस जाएंगे? जगह जगह केंद्र बना के हम तो फंसने ही वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो। तो ये तो हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए। तो अब हमने वहां चक्की रखवाना शुरू किया। आप ले जाओ जी, अपने घर में ये चक्की से आटा बना लो, आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी स्वस्थ रहे। तो वही मेरी आपको विनंती है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिलबट्टा भी वापस लाइए। मसाला पीसना है तो उस पर पीसिए, आपको चटनी बनानी है तो उस पर बनाइए। चटनी का स्वाद भी अच्छा होगा और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे रहेंगे। और एक छोटी सी आखिरी बात, आज के लिए समय हो गया। आखिरी बात यह है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया रसोई में, 20-25 वर्षों में, हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है। रसोई बीमारियों का कारण नहीं है। रसोई तो भागवत जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान। लेकिन उसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया? पहले चक्की होती थी, सिलबट्टा होता था, अब मिक्सी आ गई, या तो हमने कोई मशीन ले ली, और अब तो मशीनें रोटी बनाने की भी आ गई। रोटी बनाने की भी मशीन हमने ली। तो रसोई घर में जितनी हमने बदलाव लाया टेक्नोलॉजिकल, ये सब बदलाव ने हमको बीमार बनाया। माताओं को तो ज्यादा बीमार बनाया। मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चेज हैं रसोई घर से जुड़ी हुई, इन सबको ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है। और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया। जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया।
चक्की आ गई, उसने माने बिजली की चक्की आई, उसने आपका शरीर श्रम घटाया। सिलबट्टे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से। हर जो चीज आई है, ओवन आया आपके यहां, माइक्रोवेव ओवन आया, फिर ये फ्रिज आया, इसने आपका शरीर श्रम घटाया। और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है। भागवती जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है, 60 के बाद। जब आप 60 के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाइए। 60 साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं, 18 से लेकर 60 साल तक शरीर श्रम चाहिए ही। शरीर श्रम चाहिए तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहे। अब तो हमने पोछा लगाने वाला भी मशीन ले आया, झाड़ू लगाने वाला भी मशीन ले आया, रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया, चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया, रोटी को रखने वाला भी मशीन आ गया। अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे। और आप हो गए हैं। पता है मशीन हम कैसे हो गए? जिंदगी का रस चला गया, आनंद चला गया। पहले घरों में काम करते समय जो रस था, आनंद था, वो सब चला गया। कैसे चला गया? मैंने बचपन का मुझे याद है, माताएं बहनें काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी, गीत गाती थी। अब वो काम ही बंद हो गया तो गीत भी बंद हो गए। अब किसी भी मां को पूछो कि 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पे क्या क्या गीत गाए जाते थे, याद ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं? जो सिनेमा के गीत हैं उनका। सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा, प्रोटीन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, दुनिया में अभी ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो पाया है जिससे ये सिद्ध होता हो कि सोयाबीन से डायबिटीज ठीक हो सकता है। सोयाबीन से डायबिटीज ठीक होने की बात कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए दवा के स्वरूप में और मेडिसिन के रूप में अभी तक दुनिया में कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। ये कल्पना जरूर ऐसी है कि सोयाबीन में जो कंपोजिशन है शक्कर का, जो शुगर का कंपोजिशन है, जो फ्रक्टोज है, उसमें ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन है, फिर कुछ और भी चीजें, फैट भी है उसमें थोड़ा सा, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा है। तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन से शायद डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती हो। लेकिन अभी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ना भारत के वैज्ञानिकों को, ना दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को। ये चर्चा चल रही है, पुस्तकों में चर्चा है, पत्रिकाओं में चर्चा है, अखबारों में चर्चा है, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है। और प्रोटीन के बारे में तो सिद्ध हो चुका है। सोयाबीन द्वारा जो प्रोटीन मिलता है, वो किसी जानवर को मिले या किसी व्यक्ति को मिले, वो प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है। और जटिल प्रोटीन जो होता है, माने बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन, और वो जल्दी से पचता नहीं है। माने हम दाल खाते हैं, दाल में से प्रोटीन हमको मिलता है, वो प्रोटीन जितनी आसानी के साथ शरीर में काम में आ जाता है, उतनी आसानी से सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन शरीर में काम नहीं आता। बल्कि सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन एक तरह से शरीर में स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज स्टोर भंडार करके रख लें, वैसे एक भंडार जैसा बन जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता शरीर की ऊर्जा के लिए। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन है बहुत संश्लेषित है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए दुनिया भर में सोयाबीन खाने की बात कहीं नहीं कही जाती। अमेरिका में लोग कभी भी सोयाबीन नहीं खाते, यूरोप में कभी भी लोग सोयाबीन नहीं खाते। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि यूरोप में सोयाबीन खाया जाता है, सिर्फ जानवरों को खिलाया जाता है, और खासकर जानवरों में भी गाय को कभी नहीं खिलाया जाता, क्योंकि गाय को तकलीफ होती है सोयाबीन खाके। यूरोप में सोयाबीन सिर्फ खिलाया जाता है डूकरों को, सुअरों को। और वहां भी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चूंकि जटिल है इसलिए आसानी से पचता नहीं, तो डूकर सोयाबीन की खली खाता है तो स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता, मोटा हो जाता। और वो इसलिए डूकर को खिलाते हैं क्योंकि डूकर का मांस उन्हें खाना। तो सोयाबीन खाया हुआ डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, मोटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मांस ज्यादा मिलता है, इसलिए डूकरों को सोयाबीन खिलाने की परंपरा है। और वो भी सब देशों में नहीं है, सिर्फ हॉलैंड में है। मैं हॉलैंड जा चुका हूं और मैंने वहां पर देखा है कि उससे जो है दूसरे तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है कि डूकर का मांस जो खाया किसी ने और वो सोयाबीन खाया हुआ डूकर है, तो उन लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है। जो सोयाबीन खाता है डूकर का मांस जो लोग खाते हैं, तो लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती हैं जो डूकर का मांस खाते हैं सोयाबीन वाला।
इसलिए पूरे हॉलैंड में सोयाबीन का बहिष्कार कर दिया है। वहां कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। यूरोप में भी कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। भारत में हॉलैंड की एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम है सीजवान वीवी। तो सीजवान वीवी कंपनी आई थी सोयाबीन का बीज लेकर सबसे पहले, और मध्य प्रदेश में उस समय जब सरकार चलती थी, आज से ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार को वो बीज मुफ्त में दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसानों को अगर ये बीज बांटें तो हम आपके पैदा किए हुए सोयाबीन को पूरा खरीद लेंगे और आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इस लालच में मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बीज बांटना शुरू किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से। पहले मध्य प्रदेश में फैला सोयाबीन, अभी फैलते फैलते महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा गुजरात में भी चला गया, उत्तर प्रदेश में भी चला गया है। लेकिन अब करते करते खेती इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ उसमें से फल नहीं निकलता। एक बात जो आपने कही कि सोयाबीन की खेती के बाद कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये बात तो किसी दूसरी फसल पे भी सच है। आप कोई भी दलहन की खेती करें, कोई भी दाल करें, तुअर की करें, उड़द की करें, मूंग की करें, उसके बाद कपास लगाएंगे, हमेशा अच्छा होगा। कपास की फसल का अच्छे होने का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जिस खेत में प्रोटीन ज्यादा देने वाली कोई भी अनाज पैदा की गई हो, अनाज की फसल ली गई हो, उसमें उसके बाद कपास लगाएंगे, हमेशा अच्छा होगा। और इसी तरह से एक और दूसरी छोटी सी बात है कि तुअर की दाल लगा दीजिए किसी खेत में, उसके बाद गेहूं लगाइए, गेहूं हमेशा उसमें अच्छा होगा। तो जो भी दाल है, दाल की फसल लेने के बाद अगर आप गेहूं लेंगे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही कपास की फसल अच्छी लेनी है तो पहले उस खेत में अगर दाल लगा देंगे आप, तो दाल के बाद कपास लगाएंगे तो हमेशा, कोई भी दाल लगाइए, मूंग की लगा दीजिए, उड़द की लगा दीजिए, तुअर की लगा दीजिए, किसी भी किस्म की दाल लगा दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, तो हमेशा कपास की फसल अच्छी होगी। सिर्फ सोयाबीन से कपास की फसल अच्छी होती है, इससे भी ज्यादा सच ये है कि किसी भी तरह की दाल की फसल आप लगाएं तो उसके बाद कपास की फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। और ये जो फसल चक्र का एक सिद्धांत है, और शायद इस देश में सभी किसान जानते थे आज से 200-300 साल पहले तक, लेकिन ये जो परदेशियत आ गई, विदेशीकरण हो गया हमारी खेती का, तो वो फसल चक्र का जो हमारे ज्ञान थे वो खत्म हो गए, टूट गए धीरे धीरे। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा। जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने पुरानी खेती की है, उनसे मिलेगा कि आप क्या करते थे अपने जमाने में, क्योंकि किताबें इस पर ज्यादा लिखी हुई नहीं है, ज्यादा इस पर प्रकाशित साहित्य नहीं है। जो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो किताबें बनाते हैं, वो भी एजम्पशंस के आधार पर हैं, अनुमानों के आधार पर है। तो उसका ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण जानकारी सीधे गांव में ही मिल सकती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें, इसी में मुझे याद आ गया कि हर गांव में इस तरह की फसल की जो व्यवस्था होती रही पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में कुछ लिखित काम शुरू कर दिया जाए। जैसे मुझे दिगरस गांव में, दिगरस गांव में 10 तरह की फसलें होती हैं या 50 तरह की फसलें होती हैं। तो पिछले 50 साल में इनमें क्या बदलाव आया है? 50 साल पहले ये फसलें किस तरह की, 50 साल के बाद किस तरह की फसलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, किस तरह की फसलों का परसेंटेज बढ़ गया है। अगर ये छोटा छोटा एक सर्वेक्षण का काम हर गांव में शुरू कर दिया जाए, तो ये जो झगड़ा है कि सोयाबीन के बाद क्या करें, या गेहूं के बाद क्या करें, या कपास के बाद क्या करें, या ऊस के बाद क्या लगाएं खेत में, धान लेने के बाद क्या लगाएं, ये झगड़े उसमें से सुलझ जाएंगे और वो ज्ञान जो हमारे पास था वो वापस हमारे पास लौट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो नौजवान साथी हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह का काम शुरू करने में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वडील हैं, उनकी बड़ी भारी मदद हो सकती है, जिन्होंने पिछले कई सालों से खेती की है, जिनको इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास शुरू होना चाहिए। और कई बार किताबों में, खासकर पत्रिकाओं में, बहुत बार ऐसी माहिती आती है जो विदेशों से इंपोर्टेड होती है। सोयाबीन के बारे में जितनी माहिती भारत की पुस्तकों में छपती है, सब विदेशी माहिती है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल कभी नहीं थी। ये हिंदुस्तान में 20-25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोयाबीन क्या होता है। ये पूरी तरह से इंपोर्टेड फसल है और इंपोर्टेड कृषि का ये जो है पद्धति है सोयाबीन पैदा करने की। तो ये जो विदेशों से आने वाली जानकारी है, उसको सीधी तरह से कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है विदेशों में कोई एक जानकारी सच हो वो हमारे यहां भी सच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
हो सकता है वहां बहुत गलत हो और आपके यहां सच हो जाए, हो सकता है वहां सच हो आपके यहां गलत हो जाए, क्योंकि फसल चक्र जो होता है वो मौसम के हिसाब से बनता है और फसल की किसी भी स्थान पर उत्पादन की जो शक्ति होती है वो वहां की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के आधार पर बहुत निर्भर करती है। तो हॉलैंड के लिए कोई बात एक सच हो सकती है, वो भारत के लिए सच नहीं होगी। हॉलैंड का मौसम एक तरह का है, भारत का मौसम दूसरी तरह का। तो सोयाबीन हॉलैंड के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जा सकती है, भारत के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए परदेशों से कोई जानकारी आ गई है और उसको हम सत्य मान के काम करना शुरू करेंगे तो कई बार धोखा उसमें ज्यादा होता है। उसको अपने विवेक से परखें और अपनी बुद्धि से उसका टेस्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें और तब उसको फॉलो करें। तो पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रखें। कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको? पाखंड भेद। शोभाकांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए। ये जो पाखंड वेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा। वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं। 1 महीने 1.25 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले ले। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। तो ये औषध बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये आप सब गांव में रखिए इस औषध को। अच्छा, बड़ी बाटली आती है 450 ml की, वो खरीदेंगे तो बहुत सस्ती पड़ती है, 200-225 रुपए की आएगी और उसमें कम से कम 100 लोगों का पत्थर टूट जाएगा। छोटी बाटली 30 ml की मिलेगी, वो 30 रुपए की देगा, और बड़ी 450 ml की लो तो 200 रुपए की देगा। बहुत सस्ती और प्रभावी बहुत है ये। अब इसका जरा देखो, एक और इसमें बता देता हूं कि ये जो बर्बेरिस है, ये जो औषध है बर्बेरिस क्यों, ये पत्थर तो तोड़ के निकालती ही है, ये एक और बीमारी में बहुत काम आती है। पत्थर जो 2 जगह होता है आपको मालूम है, या तो किडनी में या तो पित्त की थैली में। यही औषधि पित्त की थैली का जब कैंसर होता है उसमें भी यही काम आती है। पित्ताशय का कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, उसमें भी यही काम आती है। और ये औषधि कावीड़ में भी काम आती है। कावीड़ माने जॉन्डिस, बच्चे का है तो औषध कम कर देना, 10 थेम का 5 थेम कर देना, सब बहुत प्रभावी है। कैंसर जो है ना गॉल ब्लैडर का, किसी से ठीक नहीं होता, वो इसी से ठीक होता है। गॉल ब्लैडर के कैंसर के सब केस को डॉक्टर वापस कर देते हैं कि भगवान का भजन करो, बस कभी भी मरोगे। और ये औषधि में इतनी ताकत है कि बचा लेते हैं। कैंसर भी 3-1 महीना लगता है उतने में ठीक कर देते हैं। होम्योपैथी में खराब से खराब बीमारी को 3 महीना ही लगता है ठीक होने। जो 3 महीने में कोई ठीक नहीं कर पा रहा है तो समझ लो वो बेईमानी कर रहा है। नहीं खाता नहीं, उसमें औषधि नहीं डालेगा, गोली खाली दे देगा आपको, वही दम वाला। तो वही तो सीधे मैं कहता हूं ना, प्रवाही रूप में जो है लिक्विड है वो वही डालते हैं, वही दम है। ये मैंने इसलिए 2 बातें और बता दी कि हो सकता है कभी कोई गांव में ऐसा केस आ जाए कि वो फिक्स है, एग्जैक्ट है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है, तो आप ये औषध चालू कर सकते हैं। और काविड़ है, काविड़ जब बहुत बिगड़ जाता है ना, काविड़ इसी से ठीक होता है। फिर वो चूने की निवड़ी से भी नहीं होता ठीक, जब बहुत बिगड़ जाता है। चले आगे। हाँ बताता हूँ। लगभग 3 महीने से ज्यादा तो कभी नहीं देना पड़ता, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन देना पड़ता। काविड़ में इससे ज्यादा देना नहीं पड़ता। ये सिर्फ पत्थर है पेट में, तभी 3 महीने लगता है। काविड़ में तो ये 8-10 दिन में ठीक कर देती। मुंह खड़ा,
मूतखड़ा बहुत गाँव है। मूतखड़ा जो है हाँ, मैं भी देखा मूतखड़ा बहुत है। मूतखड़ा बहुत है लोगों को। मूतखड़ा में मैं आपको दोनों औषध बताऊंगा, होम्योपैथी की भी और आयुर्वेद की। मूतखड़ा होता क्यों है पहले तो ये समझ लो। हमारे शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हो तो मूतखड़ा जरूर होगा। पानी की मात्रा कम क्यों? जब हम पानी कम पिए, जरूरत से कम पानी पिए, जरूर मूतखड़ा होगा। तो जरूरत से कम पानी कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 लीटर पानी तो आवश्यक है 24 तास में, कम से कम। अगर वो 5 से कम पी रहा है तो मूतखड़ा होने की पूरी शक्यता। और मूतखड़ा होता क्या है? हमारे शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम। तो कैल्शियम शरीर में हजम नहीं होता, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल के इकट्ठा होता है, वही मूतखड़ा हो जाता है। बांगे का भी तो नहीं, लेकिन मिर्ची के भी तो होता है, क्योंकि मिर्ची का भी आपने खाया तो संडास के रास्ते निकलना ही चाहिए, नहीं निकलेगा, इकट्ठा हुआ तो मूतखड़े में बदल जाएगा। पेरू के भी ऐसा नहीं होता, बांगे का भी नहीं, पेरू का नहीं, सिर्फ मिर्ची का। तो आप अगर पानी कम पी रहे, मूतखड़ा वाले को कोई भी पथ्य नहीं है एक को छोड़कर कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम है। जैसे टमाटर नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, पालक नहीं खाना, मेथी भाजी नहीं खाना, पालक, टमाटर, मेथी, दूध में कैल्शियम है, नहीं पीना। तो जिसमें भी कैल्शियम है वो नहीं। जब मूतखड़ा ठीक हो जाए तो फिर अब जो है मूतखड़ा है तो उपाय क्या? उपाय इसका ये है कि अपने घर में वो दगड़ फूल है, दगड़ फूल जिसको हम मसाले में डालते हैं, उसका पाउडर बनाना। दगड़ फूल का पाउडर बनाइए, 1 चम्मच उबालने का उसमें पानी में डाल के पाउडर बनाइए सूखे उसका। फिर उसको 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालिए, पानी को भरपूर उबालिए और इतना उबालिए कि वो उबलते हुए थोड़ा कम हो जाए। हाँ, और जब खूब उबल गया पानी, थोड़ा कम हो जाए, 1 कप से थोड़ा कम हो गया पानी, तो आप उतारिए उसको, थोड़ा ठंडा करिए और उस पानी को 3 बार पीना। हाँ, सवारी, दोपहरी, संध्याकाल 3 बार, एक ही बार बना के 3 बार। ये प्रिवेंटिव नहीं है, प्रिवेंटिव पानी है। पानी भरपूर पीना, मूतखड़ा नहीं होगा। पानी का कितना पीने का नियम है? आपका वजन जितना है उसका 10 पट कम पानी जरूर पीना एक दिन में। अगर वजन 70 किलो है तो 7 लीटर पानी, 60 किलो है तो 6 लीटर पानी, 50 किलो है तो 5 लीटर पानी। वजन के प्रमाण से पानी पीने का है। वजन का प्रमाण ऊंच के हिसाब से, ऊंच आपकी जितनी है उसका 10 पट जास्ती वजन और उसमें प्लस माइनस 10, 56 किलो तक चलेगा। 56 इंच है 5 फीट, तो 50 किलो वजन। अब 10 किलो प्लस माइनस हो सकता है, 40 किलो से 60 किलो तक चलेगा। 5 फीट, हाँ, उसमें 10 का गुणा कर दो, 10 किलो तो 76 किलो तक चलेगा और इधर 56 किलो तक चलेगा। 56 के नीचे गया तो बहुत कम होगा, 76 के ऊपर गया तो बहुत तकलीफ है। और पानी का भी वही है, आपका वजन 10 पट कम पानी, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से पानी पी रहे हैं, जरा सुनिए इस बात को गंभीरता से, वजन के हिसाब से पानी पी रहे हैं तो कभी मूलव्याध नहीं होगा, कभी बवासीर नहीं होगा, कभी भगंदर नहीं होगा, कभी आपको फिशर नहीं होगा, फिस्टुला नहीं होगा, कभी मूतखड़ा नहीं होगा, कभी मेद नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कभी हृदयाघात नहीं होगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वजन के हिसाब से पानी। और जो वजन के हिसाब से नहीं पी सकते हैं तो कम से कम 5 लीटर पानी जरूर रोज, हर रोज कम से कम। अब सवेरे अगर 3 गिलास पी लिया तो 1 लीटर तो वही हो गया, और दोपहर को भोजन के बाद 1-1.5 लीटर, फिर शाम को भोजन के बाद 1-1.5 लीटर, और बीच में 1 लीटर, तो 5 लीटर हो जाता है आराम। और आप इसकी चिंता कभी मत करना कि लघवी बार बार जाना पड़ता है, जाइए, लघवी आ रही है बार बार तो समझ लो अंदर की सफाई हो रही है, कचरा सब उसी से निकलता है, ठीक है। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर।
अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों। तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए, सिर्फ ये लार लगा।